प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया था सेल के बारे में। और हमने कहा कि जो सेल होते हैं वो सेल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो था वो था हमारा वैद्युत अपघटनी सेल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे। उससे संबंधित जो भी आवश्यक चीजें थी, आवश्यक टॉपिक, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज दूसरे टाइप का जो सेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे प्रकार का जो सेल होता है वो हम पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, या इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ये जो सेल है उन वाले सेल से बिल्कुल विपरीत होंगे। वहां पर हमें क्या करना पड़ता था, बाहर से विद्युत धारा देनी पड़ती थी और फिर रासायनिक क्रियाएं हुआ करती थी। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ रासायनिक क्रियाएं होंगी। आपके पास कोई उपकरण होगा और उस उपकरण के अंदर या वो जो युक्ति है या वो जो सेल है, उस सेल में कुछ रासायनिक क्रियाएं यहां पर होंगी। कुछ रासायनिक क्रियाएं होंगी और रासायनिक क्रियाएं होने के बाद में उन रासायनिक क्रियाओं से क्या बनने वाली है, विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब इस प्रकार के सेल जिनमें रासायनिक जो ऊर्जा है उस रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाएगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। क्या परिभाषा बनेगी कि वे युक्तियां या वे सेल जिनकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इस प्रकार के जो सेल थे, इन सेलों को सबसे पहले बनाने का जो काम किया वो किया गैल्वनी ने। इसलिए इस प्रकार के जो सेल हैं इन सेलों को गैल्वनिक सेल, या फिर इनको बनाया जेएफ वोल्टा ने, इसलिए इनको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल हैं इन सेलों को ही हम क्या कहते हैं, गैल्वनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस प्रकार के सेलों को बनाने का जो प्रयास था वो गैल्वनी और वोल्टा ने किया, इसलिए इनको गैल्वनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। अब ये जो सेल हैं, इन सेलों की संरचना किस प्रकार से होती है, ये सेल किस प्रकार से बने होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, देखिएगा। अगर हम यहां पर एक गैल्वनिक सेल की सीधी संरचना की बात करें, गैल्वनिक सेल, अब हम जो गैल्वनिक सेल यहां पर पढ़ रहे हैं वो सेल जो था वो डैनियल ने बनाया, इसलिए उस गैल्वनिक सेल को हम यहां पर क्या कहेंगे, डैनियल सेल भी कह सकते हैं। गैल्वनिक सेल में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के सेल जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उनको हम गैल्वनिक सेल कहेंगे। और ऐसा जो गैल्वनिक सेल जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका बनाया हुआ पढ़ रहे हैं, डैनियल का बनाया हुआ पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम डैनियल सेल भी कहेंगे। देखिएगा क्या संरचना होती है। डैनियल ने क्या किया, डैनियल ने कहा कि आपको दो पात्र ले लेने हैं और एक पात्र लेकर के इस एक पात्र में आपने क्या किया, उसने क्या किया, उसने जिंक की एक छड़ लगा दी और जिंक की छड़ लगाने के बाद ये जो पात्र था, इस पात्र में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन यहां से भर दिया, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, एक दूसरा पात्र लिया और दूसरा एक बीकर लेकर के उस दूसरे बीकर में उसने क्या किया, उसमें उसने कॉपर की एक रॉड लगा दी और कॉपर की रॉड लगाने के बाद उसे रॉड को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबा दिया। इस प्रकार से उसने दो छोटे छोटे बीकर लेकर के, पात्र लेकर के
इस तरीके की युक्तियां बनानी है। इन युक्तियों को बाद में उसने कहा इलेक्ट्रोड। इन युक्तियों को बाद में उसने क्या कहा, उसने कहा इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड कैसे कहेंगे। दो इलेक्ट्रोड उसने बना दिए। फिर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड बनाए, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को उसने लिया और लेकर के, ठीक है, वोल्ट मीटर या अमीटर की सहायता से जोड़ दिया। जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे, बताइएगा क्या यहां पर धारा का प्रवाह होगा? अभी नहीं होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह होने के लिए हमने ऐसा पढ़ा है कि परिपथ पूर्ण होना चाहिए, और यहां पर परिपथ पूर्ण नहीं था। तो इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने इस प्रकार की यू आकार की एक नलिका ली, और उस यू आकार की नलिका को लेकर के उसने एगार एगार, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है, एगार एगार, इसको यहां पर भरा, या जिलेटिन भी भर सकते हैं। अगर ना भरें तो क्या भर सकते हैं, जिलेटिन। भरने के बाद इस एगार एगार में उसने किसी अक्रिय विद्युत अपघट्य, अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे KCl K2SO4 आदि, मतलब जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ जो लवण होगा, अक्रिय वाला, उदासीन जो लवण है ना, वो वाला विद्युत अपघट्य जो था वो उसने भर दिया। भरने के बाद यहाँ पर रुई से उसने बंद कर दिया, डाट लगा दी, और डाट लगाने के बाद इस यू आकार की नली को यहाँ पर उसने इन दोनों के बीच में लगा दिया। ये जो यहाँ पर व्यवस्था लगाई है, इसको हम कहते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु इसे हम कहेंगे। इस प्रकार से लवण सेतु को बना करके लगा दिया। अब जैसे ही आप यहां से स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते हैं, यहाँ धारा प्रवाहित होगी। अमीटर की सहायता से हम बता सकते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, धारा का प्रवाह होगा। अब जैसे यहाँ पर धारा का प्रवाह हुआ तो देखो क्या हुआ होगा, निश्चित रूप से यहाँ कुछ रासायनिक क्रिया हुई होंगी, यहाँ कुछ रासायनिक क्रिया हुई होंगी। इसका मतलब रासायनिक क्रिया हो रही है, और उन रासायनिक क्रियाओं से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अर्थात जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और ऐसे जो सेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैल्वनिक सेल कहते हैं। और ये जो व्यवस्था बनी है ये किसने बनाई है, डैनियल ने, तो ये डैनियल सेल होगा। ये हो गया है विद्युत रासायनिक सेल। अब ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको समझनी है। सबसे पहले चीज देखिए, यहाँ रासायनिक क्रिया हो रही होगी, यहाँ रासायनिक क्रिया हुई होगी, यहाँ रासायनिक क्रिया हुई होगी। इसको क्या कहा, इलेक्ट्रोड, इसको भी क्या कहा, इलेक्ट्रोड। तो पहले तो एक सब इलेक्ट्रोड की बात क्लियर कर लेते हैं, देखिएगा क्या कहता है। सबसे पहले, बाकी की चीज बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहेंगे किसको? उसने कहा कि जब भी आप किसी धातु की छड़ लोगे, जब भी आप किसी धातु की छड़ लोगे और उस धातु की छड़ को आप उसी धातु के आयन के विलयन में अगर डुबा दोगे, जिंक की छड़ लेनी है उसे जिंक के आयन के विलयन में ही डुबा दो, कॉपर की छड़ लेनी है उसे कॉपर के आयनों के विलयन में ही डुबा देना है। डुबा दोगे तो ये जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहलाती है व्यवस्था, इलेक्ट्रोड कहलाती है। अगली चीज सुनना, ये इलेक्ट्रोड बन गया है, तो अब इस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड ही नई टर्म होगी हमारे पास में, और वो जो नई टर्म आगे हम काम में लेंगे उस टर्म को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो देखिएगा आगे क्या कहा गया, समझाने के लिए कहा गया कि जैसे ही आप इस धातु की छड़ को उस धातु के आयन के विलयन में डुबा दोगे, तो डुबाते ही देखो यहां पर तीन प्रकार की संभावनाएं हैं। कौन कौन सी तीन प्रकार की संभावनाएं हैं? पहले प्रकार की जो संभावना है वो संभावना क्या है, वो है कि यहां से जो ये धातु के आयन है ये आकर के इसकी सतह पर टकराएंगे, और टकराने के बाद में देखिए जैसे यहां पर जाकर टकराए, टकराने के बाद में अब देखो दो अलग अलग है, एक ये है और एक ये है।
जैसे ये जहां जाकर के टकरा दी, देखो ऐसा हो, ये जो है ना धातु का ये जो परमाणु है, ये परमाणु इसको जैसे ही देखे तो इसका मन क्या करे, इसका मन हो जाए कि यार ये तो आयन बन के बैठा है, मैं भी चल तेरे साथ चलता हूं और क्या बन जाता हूं, आयन बन जाता हूं, दोनों भाई मौज करेंगे, चलते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, तो हो ये जाएगा कि ऐसा हो सकता है अगर ये यहां पर आकर के टकराए तो ये जो धातु का परमाणु है, ये धातु का परमाणु यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और धातु का आयन बन जाए, और ये तो लौट करके आई गया टकरा करके, ये भी निकल करके बाहर आ जाए। ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये धातु का आयन जाकर टकराया, टकराने के बाद इसने देखा कि यार ये तो परमाणु बन के बैठा है, इस पर तो कोई आवेश ही नहीं है, ये तो आराम से सेटल होकर के बैठा है, तो क्यों ना एक काम करता हूं, मैं भी यहां से इलेक्ट्रॉन मांग लूं, मैं कहूं कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो कहीं से, और मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन लेते ही उदासीन परमाणु बन जाऊंगा, और परमाणु बन जाऊंगा तो मैं यहां जाकर के बैठ जाऊंगा, ये भी परमाणु बनकर के यहां पर बैठ जाए। ऐसा भी हो सकता है। और एक तीसरी संभावना है कि तीनों में से कोई सा भी काम नहीं हो, बस ये सीधा जाके टकराए, ये दोनों एक दूसरे को देखें और ऐसे की ऐसे आ जाए। तो तीन प्रकार की संभावना यहां पर है। धातु आयन में परिवर्तित होगा, या धातु आयन धातु में परिवर्तित होना चाहेगा, या फिर वो टकरा करके वापस आ जाएंगे। जब ये टकरा करके वापस आ जाएगा तो इससे तो कोई रासायनिक क्रिया ही संपन्न नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक कार्य हुआ, या तो धातु के आयन में परिवर्तित हो गई, या धातु का आयन धातु में परिवर्तित हो गया, उससे होगा क्या, तो देखिएगा उससे क्या होने वाला है, समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में इस इलेक्ट्रोड की बात करूं, जिसमें आपने क्या किया हुआ है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, जिंक का, और इसको किसमें डाला हुआ है, जिंक सल्फेट में। अब जिंक सल्फेट में क्या है, जिंक के आयन है, सल्फेट के आयन है, जिंक के आयन है, सल्फेट के आयन है, ठीक है ना। अब क्या हो, अभी तक देखो, अभी तक इस पूरे के पूरे विलयन में धनायन और ऋणायन दोनों के दोनों बराबर है, तो विद्युत रूप से ये उदासीन है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये जिंक का आयन यहां गया, टकराया, टकराने के बाद ये तो वापस आ गया, लेकिन इसको वापस जाता हुआ देख करके इस जिंक ने क्या सोचा, इसने सोचा यार वो तो आयन के रूप में है, मैं भी क्या बन जाता हूं, आयन बन जाता हूं। तो इस जिंक ने क्या सोचा, इसने सोचा कि मैं इस समय ठोस बन करके बैठा हूं, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दूं और क्या बन जाता हूं, आयन बन जाता हूं। तो इस जिंक ने क्या किया, इस जिंक ने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और जिंक का आयन बन के यहां आ गया, और जिंक ने यहां इलेक्ट्रॉन छोड़े और जिंक का आयन बनकर यहां गया। अब बताइए इससे हुआ क्या यहां इस समय इस विलयन में वैद्युत उदासीनता है, नहीं, वैद्युत उदासीनता नहीं है। यहां देखो ये जो धातु की छड़ थी ना, इस धातु की छड़ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे वहां ऋणावेशित बन हो जाएगी, धातु की जो छड़ है ना वो ऋणावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहां पर मुक्त हो गए, जिससे ये धातु की छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और इस विलयन में क्या आ गए हैं, जिंक के आयन यहां पर आ गए हैं, जिससे देखो ये जो आपका विलयन है, इस विलयन में देखो कौन सा आवेश ज्यादा हो जाएगा, धनावेश ज्यादा हो जाएगा, पहले नहीं था। लेकिन जैसे ही छड़ को आपने इसमें डाला, आयन वहां पर गति करके इधर आए, आने के बाद से कुछ और आयन बन करके वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आ गए, जिससे देखो इस छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेशित होने लग गई, और विलयन जो है ये धनावेशित होने लग गया। अर्थात इस विलयन में या इस इलेक्ट्रोड में या इस व्यवस्था में आवेशों का पृथकीकरण हो गया। क्या हो गया है, आवेशों का पृथकीकरण हो गया। और आवेशों का ये जो पृथकीकरण होता है, आवेशों जब अलग अलग होते हैं तो उन आवेशों के पृथकीकरण के कारण ही यहां पर विभव उत्पन्न हो जाता है, और जो विभव यहां पर आवेशों के पृथकीकरण से उत्पन्न हुआ है, उस विभव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों के विलयन के अंदर डुबा देंगे तो वहां पर
उनके बीच अन्योन्य क्रिया होने से या तो धातु आयन में या आयन धातु का धातु में परिवर्तित होगा, जिससे वहां आवेशों का पृथकीकरण हो जाएगा और आवेशों का पृथकीकरण होने से चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया है। चार्ज सेपरेशन क्रिएट होने से वहां पर विभव उत्पन्न हो जाता है और जो विभव वहां पर उत्पन्न होता है उस विभव को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहां पर भी ऐसा होता है, क्या हो जाएगा वहां पर, देखिएगा वहां पर क्या होगा, कुछ ऐसे समझ सकते हैं वहां क्या होने वाला है। देखिएगा यहां पर ये आपके पास में कॉपर की रोड और यहां आपने क्या रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन। पहले तो देखो क्या था, यहां पर विद्युत उदासीनता थी, लेकिन जैसे इस धातु की छड़ को यहां पर डालोगे, कॉपर आयन यहां पर आएंगे, टकराएंगे, ये तो लौट के वापस आ जाएंगे, इनसे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे ये कॉपर यहां पर आकर के टकराएगा ना, सॉरी, तो यहां पर क्या होता है, ये जो कॉपर है ये इसको देखता है और इसको देखता है ना, तो वो क्या करता है, इस धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ये कॉपर का आयन जो पहले कहां पड़ा हुआ था, विलयन में, वो इस धातु की छड़ से कहेगा कि यार मुझे भी इलेक्ट्रॉन दे दो, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस कॉपर में। तो जाएगा, जाकर के वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा ठोस कॉपर में। तो यहां से ये चला गया, यहां पर ठोस कॉपर बन गया और इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिए। अब जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कॉपर यहां पर गया, वो भी कॉपर ठोस में बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब उससे क्या होगा, देखो उससे हो ही गया कि ये जो आपके पास धातु की छड़ थी, इस धातु की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया है, धनावेश उत्पन्न हो गया है। लेकिन ये जो विलयन था, इस विलयन में देखो, इस विलयन में से कॉपर का आयन चला गया, तो यहां देखो यहां पर ऋणावेश ज्यादा हो गया, तो धातु की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो गया, जबकि विलयन जो है उस विलयन में ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो देखो आवेशों का पृथकीकरण हो गया, और आवेशों का पृथकीकरण होने से ही वहां क्या उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, और वो जो विभव वहां उत्पन्न होगा उस विभव को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। ये इलेक्ट्रोड बने हुए थे दोनों, अब यहाँ क्रिया होने के कारण से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाएगा। अगली चीज, अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक के आयनों में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ कॉपर के आयन कॉपर में परिवर्तित हो रहे हैं। आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे होगा, कौन किसमें बदलेगा, तो देखिएगा ये जो है ना, ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन किसमें बदलना चाहे। धातु की प्रकृति पर, अगर धातु अपने आप को ऑक्सीकृत करना चाहती है, अब धातु अपने आप को ऑक्सीकृत करना चाहती है, तो मैंने सिखाया है O4 ऑक्सीडेशन और O4 क्या होता है, आउट। तो जो ऑक्सीकरण है उसमें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। धातु अपने आप को ऑक्सीकृत करना चाहती है, अर्थात धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो धातु की अगर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है तब तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, तब तो इस प्रकार की क्रिया संपन्न होगी। तब तो जो धातु की छड़ है उस पर ऋणावेश और विलयन में धनावेश उत्पन्न होने वाला है। और धातु की अगर अपचयित होने की प्रकृति ज्यादा है, अर्थात धातु अपना अपचयन करना चाहती है। अब अपचयन करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, जैसे यहाँ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिससे छड़ जो थी धातु की उस छड़ पर धनावेश और विलयन में ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो आवेशों का पृथकीकरण उत्पन्न होगा, जिससे वहां पर विभव उत्पन्न हो जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे। अब कौन सी क्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, ये केवल और केवल धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन को त्यागे। ठीक है, वो हमें एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल देख करके ही याद रखना पड़ेगा। 2 चीजें होगी, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड विभव हो गया है। अब आगे चलते हैं। ये हमने यहां पर गैल्वेनिक या डैनियल सेल बना लिया, धारा प्रवाहित होने लग गई है। अब देखिए, अब हम यहां पर क्या करते हैं, ये लवण सेतु लगा दिया है। अब यहां पर क्या होता है, देखना, यहां हम जैसे ही अमीटर लगाते हैं, स्विच ऑन करेंगे, धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। अब जैसे यहां पर धारा का प्रवाह होगा,
अमीटर की सहायता से ये पता लगा लेंगे कि यहाँ धारा का प्रवाह किधर हो रहा है। बता देगा धारा की दिशा। तो यहां पर हमने पता लगाया धारा की दिशा, प्रैक्टिकली हमने देखिए लगा करके। जब धारा की दिशा देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो अमीटर है इसमें विक्षेप ऐसे आया, अर्थात इस सेल में धारा का जो प्रवाह है वो धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, मतलब धारा इधर से इधर बह रही है। अब कहां से पता लगा? ये प्रैक्टिकली पता लगाया हमने। तुम्हें अभी याद रखना पड़ेगा, बाद में बात समझ में आ जाएगी। अभी तुम याद रखो कि जब हमने अमीटर लगा करके धारा की दिशा को नोट किया तो पता लगा धारा का प्रवाह इधर होता है। अब एक चीज हम पहले से अंडरस्टूड जानते हैं पहले से कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो तो धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उससे विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो फिर बताओ, धारा का प्रवाह अगर इधर हो रहा है, धारा अगर इधर जा रही है, तो फिर बताइएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा होगा? समझ सकते हैं? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो यहां से इस तरफ हो रहा होगा। पता लग गया इनडायरेक्टली। धारा पता लगाई हमने तो किधर बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमने अपने आप निकाल लिया। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहां से यहां हो रहा है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं जिंक के ऊपर, और जब जिंक पर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और O4 आउट और O4 ऑक्सीडेशन, अर्थात यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। और AeIOU, A4 क्या होता है? एनोड होता है। तो इसका मतलब जहां ऑक्सीकरण हो रहा होता है उस इलेक्ट्रोड को ही हम क्या कहते हैं? एनोड। तो इसका मतलब जिंक का जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रोड क्या बना हुआ होगा? यहाँ एनोड बना हुआ होगा। देखिएगा, उससे पता चला धारा की दिशा से कि धारा का दिशा इधर है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एनोड। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या बना होगा? एनोड बना होगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, इसका मतलब इधर क्या हुआ होगा? इधर अपचयन हुआ होगा। और जब इधर अपचयन हुआ होगा, और अपचयन जहां पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैथोड कहते हैं। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका क्या कहलाएगा? कैथोड। दो चीजें और निकल के आ गई, एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा। जब एनोड अगर ये है तो बता दीजिए यहाँ संभावित क्रिया क्या हो रही होगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित क्रिया, एनोड पर क्रिया। बोलिए, एनोड पर क्या हो रहा होगा? कौन सी क्रिया हो रही होगी यहाँ पर इस एनोड पर? एनोड पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा होगा? यहां पर जैसे ये जिंक यहां से टकराएगा, ये तो टकरा के आ जाएगा, मगर इस जिंक को देख करके यहाँ जो जिंक बैठे हुए हैं ना, जिंक के परमाणु, ये जिंक के परमाणु क्या काम करते हैं? ये यहाँ इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ करके खुद भी क्या बन करके? जिंक का आयन बन करके कहां पर आ जाते हैं? इस वैद्युत अपघट्य के विलयन में आ जाते हैं। क्या क्रिया यहां पर हो रही होगी? यहां पर क्रिया हो रही होगी कि जो जिंक है ठोस, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और जलीय विलयन में आ रहा है, ये क्रिया हो रही होगी एनोड पर। विलयन में आ जाएगा यहाँ पर जिंक 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 बन करके इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर ही हो रहा है, जिस कारण से ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश होगा। अब देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड पर होगा तो ऋणावेश, लेकिन है क्या? ये एनोड। तो इसका मतलब आवेश से एनोड का कोई लेना देना नहीं है। पिछले वाला वो जो सेल था, कौन सा वाला सेल था? वैद्युत अपघटनी जो सेल था, उसमें एनोड पे धनावेश था, मगर यहां एनोड पर क्या होगा? ऋणावेश होगा, क्योंकि एनोड का आवेश से कोई लेना देना नहीं है। एनोड किसको कहा था? एनोड हमने कहा था वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे हमने एनोड कहा था। तो ये आपका होगा ऋणावेशित एनोड। अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब बोलिए, यहां इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा तो क्या होगा? यहाँ ये कैथोड है, यहाँ अपचयन की क्रिया होगी, और अपचयन की क्रिया होगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये कॉपर के जो आयन है ना, ये कॉपर के आयन जाते हैं और जाकर के वहां से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और ये यहीं पर जमा हो जाते हैं। क्या क्रिया होने वाली है? तो वहां पर जो क्रिया होने वाली है वो क्रिया होने वाली है क्या? कैथोड पर क्रिया। कैथोड पर क्रिया क्या क्रिया होगी कैथोड पर? कैथोड पर वो जो कॉपर के आयन हैं जो कि
जलीय विलयन में पड़े हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद कॉपर कैसा बन जाएगा, कॉपर जो है वो ठोस बन जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से कॉपर निकल के वहां जमा हो गया है और फिर समझ सकते हैं यहाँ पर और कॉपर और सल्फेट था, यहाँ से ये कॉपर भी वहां जमा हो गया है, ये लीजिएगा, ठीक है ना। जिससे बताएगा इस विद्युत अपघट्य के विलयन में से ये तो कॉपर तो वहां चला गया, तो कॉपर यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर धनायन कम हो गया, विलयन में कौन सा आवेश रह गया, ऋणावेश रह गया, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन लेगा उससे यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, जिससे यहाँ पर कौन सा आवेश क्रिएट हो जाएगा, धनावेश क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका धनावेशित, जिसको आप क्या कर रहे हो, कैथोड। ये दोनों की दोनों क्रियाएं संपन्न होगी एनोड पर और कैथोड पर। इस तरीके से अगर केवल आपको ये पता लग जाए कि धारा के प्रवाह की दिशा क्या है, तो धारा के अगर प्रवाह की दिशा आपको पता लग जाए तो धारा के प्रवाह की दिशा को देख करके आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है, एनोड कौन बनने वाला है, कैथोड कौन बनने वाला है। इसके अलावा एनोड पर क्या क्रिया होने वाली है, कैथोड पर क्या क्रिया होने वाली है। अगर आप यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों क्रियाओं को जोड़ दें तो दोनों क्रियाओं को जोड़ने पर आपके पास आ जाएगी नेट सेल रिएक्शन। आपके पास में नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। दोनों क्रियाओं को अगर जोड़ देंगे तो दोनों के क्रिया कारक जोड़ दीजिए। दोनों के क्रिया कारक क्या है, उसका जिंक है, ठोस, ठीक है ना। प्लस में इसके क्रिया कारक कौन है, इसका तो ये हो गया, इसके क्रिया कारक कौन है, कॉपर का आयन, जलीय, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, उत्पाद में। दोनों को उत्पाद को जोड़िए, उसका उत्पाद कौन है, जिंक प्लस 2 जलीय 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका उत्पाद कौन है, इसका जो उत्पाद है वो है कॉपर। अब देखिए क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कट गए हैं, तो नेट सेल रिएक्शन क्या आ गई है, आ गई है कि जिंक ठोस प्लस में कॉपर का आयन जलीय, दोनों किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं जिंक के पॉजिटिव टू आयन जलीय में, और साथ में कॉपर कैसा बन रहा है, कॉपर बन रहा है हमारे पास में ठोस। ये आ गई है यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन, ये नेट सेल रिएक्शन आपके पास। अब अगली चीज सुनिएगा। अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका ये लवण सेतु। अब अगर आपको पूछा जाए कि जो लवण सेतु है ना, इस लवण सेतु का कार्य बताओ। राजस्थान बोर्ड में 1-2 बार की सवाल पूछा गया है कि जो लवण सेतु होता है ना, उस लवण सेतु का तो कार्य बताइए कि क्या काम करता है ये लवण सेतु। तो देखिएगा, लवण सेतु का अगर आपको कार्य पूछा जाए, इतना खेल हो चुका है, तो ये सब मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लवण सेतु का कार्य। लवण सेतु या साल्ट ब्रिज का कार्य बताइए, लवण सेतु क्या करता है। अगर इस लवण सेतु को हटा दिया जाए क्या होगा। सीबीएसई में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि लवण सेतु को हटा देने पर क्या होगा। लवण सेतु को अगर तुमने हटा दिया, यहां से बाहर निकाल दिया, तो परिपथ टूट जाएगा भाई, परिपथ खुल जाएगा। आपको पता है खुले परिपथ के अंदर ओपन जो सर्किट है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा को प्रवाहित होने के लिए परिपथ पूर्ण होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इसका काम है, लवण सेतु का सबसे पहला जो काम है वो काम कौन सा है, सबसे पहला जो काम है ये क्या करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरा जो इससे भी इंपॉर्टेंट काम है, परिपथ को पूर्ण तो हम एक धातु का तार लगा के भी कर सकते थे, कोई धातु का तार लगा देते, उससे परिपथ सर्किट तो पूरा हो जाता, धातु का प्रवाह तो हो जाता। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा है वो सुनेगा। वो जो इंपॉर्टेंट कार्य वो है कि यहाँ पर होगा क्या, आपने यहाँ भरा क्या हुआ है, तो आपने यहाँ पर KCl K2SO4 ये आपने भरा हुआ है। तो यहां से जो आपने भरा हुआ है वो आपने मान लीजिए पोटेशियम सल्फेट जो है ना, ये पोटेशियम सल्फेट जो है ये आपने यहाँ पर भरा हुआ है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्रिया होगी तो होगा क्या, यहाँ का जिंक निकल के आयन में आएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो आपके पास में विद्युत अपघट्य है इसके अंदर ये जिंक के जो आयन है ये इतने ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना तो फिर यहाँ इन दोनों में साम्य स्थापित हो जाएगा।
साम्य कैसे स्थापित हो जाएगा कि जितना जिंक निकल के जिंक पॉजिटिव 2 में जाएगा ना, जब ये यहाँ इतने ज्यादा हो जाएंगे तो ये जिंक वापस से 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के फिर से जिंक बनाने लग जाएगा। तो इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा। कब? जब यहाँ जिंक के आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इनका धनावेश यहाँ पर ज्यादा हो गया है, तो उसके कारण से नया जो जिंक है वो जिंक पॉजिटिव में नहीं बदलेगा। और जब नया जिंक जिंक पॉजिटिव 2 में नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर आपने यहां स्विच ऑन कर दिया, थोड़ी देर तक तो धारा बहेगी, थोड़ी देर बाद धारा का प्रवाह अपने आप रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नया जिंक जिंक पॉजिटिव 2 में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच जो क्रिया हो रही है उसमें साम्य स्थापित हो गया। ऐसा यहां पर होगा, यहां पर भी कोपर कोपर वहां चला जाएगा ना, तो फिर देखो इस विलयन में कौन सा आयन ज्यादा हो जाएंगे, सल्फेट 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 ज्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर वो सल्फेट क्या करेंगे, नया जो कोपर का आयन है उसको वहां जाने नहीं देंगे, पकड़ के बिठा लेंगे, कहेंगे यार कहां जा रहे हो, सारे के सारे जाने नहीं देंगे उसे, कहेंगे हम यहाँ ऋणावेश अकेले अकेले बैठे क्या करेंगे भाई, धनावेश चला जाएगा तो सारा का सारा नहीं जाने देंगे, अर्थात वहां भी साम्य स्थापित हो जाएगा। तो फिर यहां विद्युत उदासीनता नहीं बनी रहेगी, यहां पर भी धनावेश ज्यादा हो गया है, यहाँ ऋणावेश ज्यादा हो गया, विद्युत उदासीनता नहीं है। और इस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ही क्या होता है, यहां से कुछ जो सल्फेट आयन है वो निकल के यहाँ आ जाते हैं। जैसे यहां से सल्फेट निकल के यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से ऋणावेश कम हो जाएगा, दोबारा से विद्युत उदासीनता हो जाएगी, और यहाँ का जो सल्फेट है वो गति करके यहाँ आ जाएगा। और जैसे यहाँ सल्फेट आयन आएगा, बताइए सल्फेट आयन बताइए जिंक को उदासीन कर देंगे कि नहीं कर देंगे, जिंक को उदासीन कर देंगे, जिससे यहाँ जिंक आयनों की कम फिर से सांद्रता कम हो जाएगी, तो जिंक फिर से जिंक आयनों में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका लवण सेतु है, इसमें जो तुमने अक्रिय विद्युत अपघट्य भरा है वो इसमें और इसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोडों में साम्य स्थापित नहीं होने देता है। दोनों इलेक्ट्रोडों में क्या बना के रखता है, विद्युत उदासीनता बना के रखता है। तो यहाँ दूसरा जो प्रयोग इसका हो जाएगा कार्य, वो हो जाएगा विद्युत उदासीनता बनाए रखना। दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड में क्या बना के रखता है, विद्युत उदासीनता बना करके रखता है, अर्थात उनमें क्या स्थापित नहीं होने देता, साम्य स्थापित नहीं होने देता। अब ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर साम्य स्थापित हो गया है तो साम्य अगर स्थापित हो गया है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, अब सुन लो, यहां पर अब एक चीज और भी समझ ली जाए इसके साथ में जो हमने वहां पर समझी थी।